नमस्कार जोहार। मैं मोतीलाल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं SR मैथ्स बाय मोतीलाल सर यूट्यूब चैनल पर। जो भी बच्चे 2026 बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और जिनकी तैयारी कंप्लीट नहीं हुई है और ख़ासकर से मैथ की तैयारी जिनकी पूरी नहीं हुई है, और या ऐसे बच्चे जो पैसे के अभाव के कारण ट्यूशन नहीं कर पाए हैं, जिनके स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है। हम सभी जानते हैं कि सरकारी स्कूलें में पढ़ाई नाम मात्र की होती है और वहाँ का रिज़ल्ट, वहाँ के बच्चों का रिज़ल्ट भी क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ कंप्लीट मैथ जो 3 महीने के अंदर अंदर पूरी कराई जाएगी और आप संपूर्ण मैथ की तैयारी कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए आज हम सभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 जो कि वास्तविक संख्याएं हैं। इनको समझते हैं कि इनमें हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हमें पढ़ना है वास्तविक संख्याएं, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय और HCF एंड LCM तथा अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भरण। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। बोर्ड में देखा जाए तो इनसे ओवरऑल 5 मार्क्स का क्वेश्चन लगभग तो आता ही है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता ही है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं वास्तविक संख्याएं क्या है। वास्तविक संख्याएं क्या है? तो वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती है। ऐसी संख्याएं जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। तो जिस संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे क्या हो गया? जैसे हो गया 2 को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। जैसे √2 हो गया, इनको भी संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। जैसे 1/2 हो गया, इनको भी संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। जैसे पाई हो गया, तो पाई को भी हम लोग पाई का मान जानते हैं कि क्या होता है 3.14 डैश 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 होता है, ये होता है। इनको भी संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। या इसी के दूसरा मान होता है 22/7 जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो जिन संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं जैसे -2 भी हो गया, -3/2 भी हो गया, इस सारी संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो याद रखिएगा जिन संख्याओं को हम लोग क्या कर सकते हैं संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या को रिप्रेजेंट किया जाता है R से। किनसे? तो याद रखिएगा वास्तविक संख्या को कैपिटल R से दर्शाया जाता है, R फॉर रियल नंबर्स। अगला है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में, ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा Q इज़ नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसे परिमेय संख्या कहेंगे। परिमेय संख्या को दर्शाया जाता है Q के द्वारा। Q के द्वारा परिमेय संख्याओं को दर्शाया जाता है। जैसे परिमेय संख्या क्या क्या हो सकती है? तो जैसे 3/2 हो गया, ये परिमेय संख्या है। जैसे √4 ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। जैसे 0 भी क्या है? परिमेय संख्या है। जैसे 22/7 ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। जैसे क्या हो गया -3/4 ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। जैसे 1.25 ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। तो ये सब क्या हो गया? परिमेय संख्या का एग्जाम्पल हो गया। तो याद रखिएगा परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो जिसे P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं। अगली संख्या है अपरिमेय संख्या। इन्हें समझना है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो जिन संख्याओं को हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याओं को T से दर्शाया जाता है। किनसे? T से। अपरिमेय संख्याओं को T से दर्शाया जाता है। जैसे क्या हो गया अपरिमेय संख्या? जैसे √2 ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या। जैसे क्या हो गया 1.23156 डैश डैश डैश, ये क्या है? अपरिमेय संख्या। जैसे क्या हो गया फिर √5 ये अपरिमेय संख्या है। जैसे पाई भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। डैश डैश डैश, तो ये सारी संख्याएं क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो इसमें एक चीज़ याद रखना है, पाई क्या है हमारा? अपरिमेय संख्या। लेकिन 22/7 क्या होती है? 22/7 परिमेय संख्या होती है। 22/7 परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। चलिए अगली संख्या है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्याएं जिसमें ऋणात्मक संख्याएं, शून्य और धनात्मक संख्याएं होती है
उसे पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिसमें क्या होगी, ऋणात्मक संख्या होगी, शून्य होगी और धनात्मक संख्या, इन तीनों संख्याएं जिसमें होगी उसे क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। पूर्णांक को दर्शाया जाता है z से या तो i से। पूर्णांक में जैसे क्या हो गया, ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्याएं किसे कहते हैं, जैसे -3, -2, -1, -e, ये हो गया 0। फिर क्या हो गया, धनात्मक संख्याएं 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश, इन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। चलिए अगली संख्या है पूर्णांक के बाद पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्ण नाम ही क्या है, पूर्ण, होल मतलब कंप्लीट है संख्या। तो संख्या कंप्लीट कब होती है, जब शून्य रहती है। जब क्या रहती है, शून्य रहती है। तो शून्य और गिनती की संख्या को, शून्य और गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य और गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्याओं को W से दर्शाया जाता है। पूर्ण संख्याओं को W से दर्शाया जाता है। जैसे क्या हो गया, शून्य और गिनती, गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। तो 1, 2, 3, 4 डैश 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 अनंत तक। तो इन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। अगली संख्या है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या नाम है क्या है, प्राकृतिक। प्राकृतिक किन्हें कहते हैं हम लोग, नेचर को। जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है शुरुआत से उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक कहते हैं या प्रकृति कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, तो जो संख्याएं प्रकृति से आई है। जो संख्याएं कहाँ से आई है, प्रकृति से। तो प्रकृति से गिनती आई है, किन से, तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें n से दर्शाया जाता है, जैसे क्या हो गया 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश। तो ये सारी संख्याएं नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। अगला टॉपिक इसमें हम लोगों को जो पढ़ना है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इनका प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करके HCF और LCM निकालते हैं। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, ये प्रमेय कहता क्या है, तो ये प्रमेय कहता है कि सभी भाज्य संख्याओं को, ये चीज़ याद रखिएगा, सभी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। मतलब गुणनखंडित मतलब क्या हुआ, गुणा के रूप में लिखना, गुणा के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये एक चीज़ याद रखिएगा, ये फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि सभी के सभी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में क्या किया जा सकता है, गुणनखंडित किया जा सकता है। और ये जो गुणनखंड होता है एक अद्वितीय गुणनखंड होता है, एक और केवल एक गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे क्या हो गया 20 क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5, 2 गुना 2 गुना 5। देखिए अब 2 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, 2 भी क्या है, अभाज्य संख्या, 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या। दैट इज इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 2 इंटू 5। तो ये क्या है, तो 20 को केवल और केवल इसी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। इसका कोई और दूसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता है जिसमें 2 to 2 और 1 to 5 क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो ये हुआ अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। जैसे क्या हुआ 36, तो इनको भी अगर लिखेंगे तो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में इनको 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 के रूप में लिखा जा सकता है। तो 36 को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 60 हो गया, 60 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। तो इसका भी केवल एक अद्वितीय गुणनखंड होगा। तो यही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहता है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो गया अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इनका प्रयोग करके HCF और LCM निकालेंगे हम लोग। अगली संख्या है सम संख्या, विषम संख्या। इन्हें किसे सम संख्या क्या होती है, तो जिस संख्या का इकाई अंक 2, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, उसे सम संख्या कहते हैं। या सीधा सीधा याद रखिएगा, ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो। ऐसी संख्या जो 2 से
2 से विभाजित होती है, 2 से विभाजित होती है, उसे सम संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। याद रखिएगा। जैसे क्या हो गया, जैसे 18 हो गया, ये क्या है, सम संख्या है। इसे में लिख लीजिए जैसे हो गया 2, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। विषम संख्या कैसे किसे कहते हैं, तो विषम संख्या कहा जाता है ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं होती है, विभाजित नहीं होती है। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है विषम संख्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। तो जैसे क्या हो गया, जैसे 1 2 से भाग नहीं लगती है, 3 2 से भाग नहीं लगती पूरा, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, डैश। तो जो संख्या 2 से भाग नहीं लगेगी उसे विषम संख्या कहेंगे, और जो संख्या 2 से भाग लग जाएगी पूरा उसे सम संख्या कहेंगे। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये हो गया सम और विषम। अगली संख्या है अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। तो भाज्य और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होती है। ऐसी संख्याएं जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिनका 2 से अधिक गुणज होता है, ऐसी संख्याएं जो एक और अपने को छोड़कर तीसरी संख्या से विभाजित हो जाती है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे क्या हो गया, जैसे 4 क्या है कि एक और अपने को छोड़कर, मतलब 1 और 4 को छोड़कर किसी तीसरी संख्या से भी क्या लगती है, भाग लगती है, ये 2 से भी भाग लग जाती है। फिर क्या हो गया 6, 1 और 6 को छोड़कर 2 से भी भाग लग जाती है, तो तीसरी संख्या से भाग लग जाती है। 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, ये सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कैसे कहते हैं, तो ऐसी संख्याएं जो केवल एक और
स्वयं से भाग लगती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे क्या हो गया, 2 केवल 1 से भाग लगेगा और अपने से भाग लगेगा। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, 37 हो गया, 41 हो गया, 43 हो गया। ये सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो याद रखिएगा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अगला जो इस पर थ्योरी है वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो कि अब नए बुक में नहीं है, पुराने बुक में है, फिर भी चलिए देख लेते हैं इनको। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है? यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं कि यदि 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याएं ए और बी हैं, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी है, जहाँ ए क्या है? बी से बड़ा है, जहाँ ए क्या होगा? बी से बड़ा होगा। और साथ ही साथ Q और R 2 अद्वितीय पूर्णांक क्या करती है? विद्यमान होती है उसमें। Q और R 2 ऐसी पूर्णांक है जो अद्वितीय पूर्णांक है और उसमें विद्यमान रहती है, उपस्थित रहती है। तो यूक्लिड कहता है कि A बराबर क्या होगा? BQ प्लस R होगा, जहाँ पे आपका क्या होगा? जहाँ 0 क्या हो, R जो होगा 0 के बराबर या 0 से क्या होगा? बड़ा होगा, या B से क्या होगा? छोटा होगा। तो R जो है 0 के बराबर होगा, या तो 0 से बड़ा होगा, और B से क्या होगा? छोटा होगा। दैट मीन्स ये देखिए, ये विभाजन सूत्र से आता है, विभाजन फार्मूला से आता है। विभाजन का नियम क्या कहता है? कि विभाज्यता का नियम कहता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल ये होता है। तो यूक्लिड ने क्या कहा कि A और B 2 धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ A बड़ा है B से। तो उन्होंने कहा कि यदि A को हम B से भाग देते हैं, तथा Q और R भी इसमें अद्वितीय पूर्णांक विद्यमान था, तो B से A को भाग देने पर ये Q टाइम भाग लगता है, और भाग लगने के बाद जो बच जाता है घट के कुछ आएगा, यहाँ B इंटू क्यू बी क्यू, और घट के कुछ आएगा तो क्या आएगा? R आएगा, मतलब शेषफल आएगा। तो B क्या हो गया? भाजक हो गया। B क्या हो गया? भाजक हो गया। A क्या हो गया? भाज्य हो गया। और Q क्या हो गया? फल हो गया, भागफल, और R हो गया शेषफल। तो यूक्लिड ने कुछ और नहीं कहा, इन्होंने विभाज्यता का नियम ही कहा कि विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि भाज्य बराबर क्या होगा? भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होगा। तो यूक्लिड ने कहा कि अगर भाज्य क्या हो? A हो, भाजक B हो, तो A बराबर क्या होगा? BQ प्लस R, Q फॉर कोशेंट, R फॉर रिमाइंडर होगा। जहाँ इन्होंने ऐड किया कि जो शेषफल होगा, जो R होगा, वो R जो है 0 के बराबर होगा, या R क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। या इन्होंने कहा, या क्या कहा? 2 चीज़ें कहा कि R जो है शेषफल जो है या तो 0 आएगा, या 0 से क्या आएगा? बड़ा आएगा। और इन्होंने क्या कहा कि या R क्या होगा? B से छोटा होगा, हमेशा ही B से क्या होगा? छोटा होगा, हमेशा ही B से छोटा होगा। तो R जो है 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, एक चीज़। एंड क्या होगा? R जो है B से छोटा होगा हमेशा, ये यूक्लिड ने कहा। तो शेषफल हमेशा 0 के बराबर आएगा, या तो 0 से बड़ा आएगा, और हमेशा B क्या था? भाजक था, तो भाजक से छोटा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा, या आप सभी हमारे साथ जुड़कर झारखंड बोर्ड की तैयारी या अदर स्टेट बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए और हमारा साथ दीजिए। आज थोड़ी बहुत गलती भी हुई वीडियो में, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो शूट हो रहा है, इसलिए क्षमा भी चाहेंगे कि जो भी गलतियाँ हुई है या त्रुटियाँ हुई हैं उनके लिए मुझे क्षमा करें। थैंक यू, धन्यवाद।